अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंबलिज्म इन द नॉवल मिसेस डैलोवे। जैसा कि आप सबको पता है कि मिसेस डैलोवे नॉवल हम पहले ही काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी प्लॉट समरी पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा इसके थीम्स पे भी वीडियो बना चुकी हूँ। सो अब ये हमारी इस पे तीसरी वीडियो है जिसमें हम सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि सिंबलिज्म क्या होता है। द यूज़ ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और क्वालिटीज़। यानी कि सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए किसी आइडिया को, किसी खसूसियात को, किसी भी चीज़ को शो कराने के लिए या रिप्रेज़ेंट करने के लिए। अब सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स कोई भी चीज़ जो हमारा मैसेज कन्वे करे। अब वो चीज़ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, इवन से कलर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं। इस बात को क्लैरिफ़ाई करने के लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी, जैसे कि कलर वाइट है हमारे पास। यूजुअली वाइट कलर देख के हमें प्योरिटी का एहसास होता है क्योंकि वो बहुत शफ़ाफ़ होता है, साफ शफ़ाफ़, तो इसको देख के हमें एक प्योरिटी का एहसास होता है, तो इट मीन्स वाइट कलर स्टैंड करता है या सिंबलाइज़ करता है प्योरिटी को। इसी तरह से ब्लैक कलर यूजुअली ईवल को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? और साथ ही साथ रेड कलर अगर देखें तो वो हमें सिंबलाइज़ करता हुआ नज़र आता है कभी-कभी डेंजर को, कभी-कभी पैशन को। ठीक है? तो मतलब सिंबलिज़्म वेरी भी कर सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। अब डॉग अगर यहाँ पे एक एनिमल आ गया तो वो रिप्रेज़ेंट करता है लॉयल्टी को, फेथफुलनेस को। तो ठीक है, यहाँ मतलब चीज़ें जो हैं वो किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दी जाती हैं तो वो उसको रिप्रेज़ेंट करती हैं, यानी कि उसके लिए सिंबल के तौर पे एक्ट करती हैं। तो इस नॉवल के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिंबल हैं। सबसे पहला सिंबल अगर हम देखें तो वो बिग बेन है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। बिग बेन है लंदन में एक टावर, क्लॉक टावर एक तरह का, मतलब एक बड़ा-सा टावर है जिसके ऊपर एक क्लॉक लगी हुई है और बहुत ही ह्यूज इन साइज़। तो यहाँ पे जो इस नॉवल के अंदर बिग बेन का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिंबलाइज़ करता है कांस्टेंट प्रोग्रेशन ऑफ टाइम को। यानी कि जो टाइम है वो कभी भी किसी इंसान के लिए रुकता नहीं है। तो इस नॉवल के अंदर हम देखते हैं कि टाइम मुसलसल आगे बढ़ रहा है और जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ा है वैसे-वैसे कैरेक्टर्स की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो रहा है या कैरेक्टर्स मज़ीद उलझते चले जा रहे हैं। अपनी सोचों के अंदर या अपनी किसी भी मुश्किल के साथ। टाइम जैसे कि इस नॉवल का एक इम्पॉर्टेंट थीम है, तो इसीलिए बिग बेन भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। इम्पॉर्टेंट थीम क्यों है? क्योंकि इस नॉवल का जो फर्स्ट टाइटल था वो वर्जीनिया वुल्फ ने द आवर्स रखा था, यानी कि घंटे। तो क्योंकि इस नॉवल के अंदर हम देखते हैं कि जो टाइम की प्रोग्रेशन है वो घंटों के थ्रू दिखाई गई है और वो घंटे जो है वो बिग बेन क्लॉक की स्ट्राइकिंग के थ्रू दिखाए गए हैं। नॉवल स्टार्ट होता है तो बिग बेन की जो क्लॉक है वो 10 एएम की तरफ जाती है और उसका अलार्म बजता है, वो स्ट्राइक करती है 10 एएम। और जब नॉवल एंड होता है तो बिग बेन की क्लॉक 3 एएम बजाती है और बीच में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के बाद हम देखते हैं कि टाइम वो हमें बिग बेन की घड़ी के थ्रू दिखाते हैं। तो यहाँ पे टाइम की अहमियत का अंदाज़ा हमें बिग बेन के थ्रू होता है। और साथ ही साथ ये जो बिग बेन है, जैसे-जैसे इसकी क्लॉक आगे-आगे टाइम स्ट्राइक करती है तो कैरेक्टर्स के थॉट्स में एक तरह का इंटरप्शन होता है इसके। हम देखते हैं जैसे ही घड़ी ने 10 से 11 बजाए तो फ़ौरन से कैरेक्टर की जो थॉट है, जो वो सोच रहा था, जो थिंकिंग प्रोसेस उसका चल रहा था, वो अचानक से कहीं टूट-सा जाता है। और इसीलिए ये साथ में एक रिमाइंडर है ऑफ पास्ट टाइम, क्योंकि जैसे ही घड़ी की आवाज़ आई तो वो अपने पास्ट से बाहर आ गया प्रेज़ेंट की तरफ और वो कभी-कभी घड़ी की आवाज़ सुनते ही पास्ट में चला गया। तो ये हमें बताता है कि पास्ट टाइम भी एग्ज़िस्ट करता है। हम प्रेज़ेंट में तो जी रहे हैं, लेकिन हमारा पास्ट भी एग्ज़िस्ट करता है हमारी मेमोरीज़ के अंदर और कभी-कभी हम अपना प्रेज़ेंट छोड़ के अपने पास्ट में चले जाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ जो टाइम का एक कॉन्सेप्ट है, पास्ट टाइम का या प्रेज़ेंट टाइम का, तो वो बिग बेन के थ्रू इस नॉवल में दिखाया गया है। आगे आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स भी एक इम्पोर्टेंट सिंबल है, नॉवल के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। स्टार्ट में क्लैरिसा कहती है कि शी विल बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ, ठीक है? तो जो फ्लावर्स वो खुद खरीदना चाहती है, वो उसके लिए अपनी मेड, अपनी सर्वेंट लूसी को नहीं भेजती बल्कि खुद जाती है वो लेने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्लैरिसा कितना एप्रिशिएट करती है जॉय को, छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर भी वो खुशियाँ तलाश करती है और उन खुशियों को ढूँढ के वो खुश होती है। तो जो फूल हैं, वो खुद लेने जाती है। जब वो फूल वहाँ पे खरीदती है तो वो फूलों की खूबसूरत सेंसेशन को फ़ील करती है, उनकी अच्छी खुशबू को फ़ील करती है और वहाँ पे वो उस जॉय को महसूस करती है जो उस छोटे से फूल के अंदर है। ठीक है? तो यहाँ मतलब वो छोटी-सी चीज़ के जॉय को भी मिस नहीं करना चाहती, वो उसको भी फुली जीना चाहती है उस लम्हे को भी। तो यहाँ पे वो सिम्बलाइज़ करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ जॉय। ठीक है? लेकिन साथ ही साथ वो फ़ेमिनिनिटी को भी सिम्बलाइज़ करते हैं। फ़ेमिनिनिटी क्या होता है कि किसी भी फीमेल जेंडर की फीमेल नेचर, यानी उसकी फ़ेमिनिन नेचर, ठीक है?
तो अब जो फूल हैं वो फ़ेमिनिनिटी को कैसे करते हैं? क्योंकि फूल एक नाज़ुक हैं और फ़ीमेल का जेंडर भी यूजुअली नाज़ुकी के साथ उसको जो है वो आप कह सकते हैं एसोसिएट किया जाता है कि नाज़ुक है। चाहे वो नाज़ुक हों भी ना, काफ़ी फीमेल आर स्ट्रॉन्ग, बट उनको नाज़ुकी से क्यों एसोसिएट किया जाता है? बिकॉज़ लाइक दे आर डेलिकेट, लाइक उनकी स्किन हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मूथ है और इस तरह है, फ्लावर्स भी इसी तरह से डेलिकेट स्किन के साथ आते हैं। सो इसीलिए उनको फ़ेमिनिनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है या वो फ़ेमिनिनिटी को सिंबलाइज़ करते हैं। अब नॉवल के अंदर वो कहाँ से फ़ेमिनिनिटी को सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि सैली जो है ये उसका ना सैली का यंग एज का वाक़या है, यूथ का। मतलब जब सैली और क्लैरिसा साथ हुआ करते थे, तो उस टाइम पे क्लैरिसा की जो एक आंट थी, आंट हेलेना, वो डाँटा करती थी इनको फूल तोड़ने पे। तो जो सैली है, यूजुअली फूलों को हम कैसे तोड़ते हैं कि अगर हमने किसी भी बाग से किसी भी जगह पे जहाँ फूल लगे हुए हैं, फूल तोड़ने हैं, तो हम फूल को उसकी स्टेम के थ्रू तोड़ेंगे। मतलब खींच के उखाड़ देंगे और हमारे पास फूल उसकी स्टेम के समेत आ जाएगा। लेकिन सैली जो थी वो फूलों को किस तरह तोड़ती थी? उनके हेड्स को तोड़ती थी अकेला। ठीक है? तो इस तरह आंट हेलेना उसको डाँटती थी कि ये फूल को गलत तरह से ना तोड़े। तो यहाँ उनकी डाँट और सैली का गलत तरीके से फूल को तोड़ना, ये शो कराता है कि फेमिनिन नेचर जो है फूल की, उसके साथ सैली डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्ट कर रही है। इट मीन्स सैली की फेमिनिन नेचर डिफरेंट है। फेमिनिन नेचर किस तरह डिफरेंट है कि सैली दूसरों की तरह नहीं थी। फीमेल्स को एसोसिएट किया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत की हों, वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव हों, लोगों की बात माने, बट सैली ऐसी नहीं थी। सैली जो थी वो रिबेलियस नेचर की थी। वो सिगरेट स्मोक करती थी, वो जो फीमेल को नहीं करना चाहिए वो करती थी। इवन दो कि वो एक फीमेल यानी कि क्लैरिसा के साथ रिलेशनशिप में भी आ गई थी। तो इट मीन्स कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पे एक चीज़ समझी जाती है और है भी कि आप एक फीमेल होते हुए एक फीमेल के साथ रिलेशनशिप में आ जाएँ, तो ये चीज़ भी इवन सैली यहाँ पे आ गई थी। तो इट मीन्स वो फेमिनिन नेचर को बहुत डिफरेंटली डील करती थी। और आखिरी चीज़ जो ये फ्लावर्स सिंबलाइज़ करते हैं वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, इसलिए मैंने उसको एंड पे लिखा है लव। ठीक है? हमें किसी को भी अपना एक्सप्रेशन देना हो लव का तो हम उसको जाके फूल देते हैं। बिकॉज़ वी नो दैट फ्लावर्स आर अ सिंबल ऑफ लव। ठीक है? तो अब हम मतलब किसी को भी हम पसंद करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम उसको फूल पेश करते हैं। तो यहाँ रिचर्ड भी अपनी वाइफ़ को जब कहना चाहता है, जब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो फूल लेके आता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वो सिर्फ़ उसको फूल दे देता है इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव यू। वो अपनी फीलिंग्स नहीं बोलता, बट वो सोचता है कि चलो फूल दे दिए, तो चलो वो फूल ही मेरी फीलिंग्स को कन्वे कर देंगे। तो अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है, आप देखिए नॉवल के अंदर प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी जगह ज़िक्र आया है। प्राइम मिनिस्टर सिंबलाइज़ करता है सोशल हायरार्की और इंग्लैंड की डिक्लाइनिंग वैल्यूज़। मतलब इंग्लैंड की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो थीं, उनकी एक स्पेसिफ़िक हर जगह की अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं, अपना आप कह सकते हैं तहज़ीब होती है एक तरह से। लेकिन इंग्लैंड जो था, वहाँ की वैल्यूज़ जो है वो डिक्लाइन कर रही थी। और वो चीज़ और उसकी सोशल हायरार्की जो है वो हमें नज़र आती है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है? प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ये चीज़ पोर्ट्रे की गई है, ये प्राइम मिनिस्टर इनको सिंबलाइज़ करता है। पीटर जो है वो क्लैरिसा को था कि वो जो है मतलब जब वो लोग यंग थे और पीटर क्लैरिसा को अक्सर कहा करता था कि वो यकीनन एक प्राइम मिनिस्टर से शादी कर लेगी और उसके बाद वो एक परफेक्ट होस्टेस बन जाएगी। यानी कि वो लोगों को होस्ट किया करेगी, पार्टीज़ होस्ट किया करेगी और ऐसा हो भी गया था फ्यूचर में। यानी कि पीटर ने जो चीज़ क्लैरिसा को यंग एज में कही थी वो बाद में सच भी साबित हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे क्लैरिसा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि पीटर ने उसको इस तरह कहा है और इस बात पे वो रो भी पड़ी थी। बट बाद में ये चीज़ सच्ची साबित हो गई। क्लैरिसा ने प्राइम मिनिस्टर से तो शादी नहीं की, बट हाँ, वो परफेक्ट होस्टेस ज़रूर हो गई और उसके लिए उसने एक अमीर बंदे से भी शादी ज़रूर की थी। तो ये यहाँ पे हमें चीज़ दिखती है कि प्राइम मिनिस्टर से शादी का उसने ही क्यों कहा? कोई और नाम ले लेता, प्राइम मिनिस्टर से इसलिए कहा क्योंकि वो सोशल हायरार्की में बहुत ऊँचा था, ठीक है? और साथ ही लेडी ब्रिटेन जो थीं, उन्होंने भी ह्यू व्हिटब्रेड को प्राइम मिनिस्टर कहा था जब उसको वो जेंटलमैन शो कराना चाहती थी। ह्यू व्हिटब्रेड एक बहुत जेंटलमैन, एक बहुत ही आप कह सकते हैं शरीफ इंसान, अच्छा इंसान, उसको उसकी जेंटल नेचर की वजह से अच्छी नेचर की वजह से उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर कहा था। बिकॉज़ ऑफ सोशल हायरार्की, फिर वही कहेंगे। फिर एक और सीन में जब एक कार गुज़रती है, बहुत ही लग्ज़री कार, तो सारे कहते हैं कि भई ये तो प्राइम मिनिस्टर की कार गुज़र रही है। तो इस चीज़ पे सारे लोग घूम-घूम के उस गाड़ी को देखते हैं स्ट्रीट में से गुज़रते हुए अपने काम छोड़ के। तो इट मीन्स कि सारे लोग फ़ैसिनेट हो रहे हैं उस प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी से। ठीक है? सारे लोग फ़ैसिनेट हो रहे हैं, उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें सोशल हायरार्की में नज़र आता है कि इंग्लैंड में किस तरह से सोशल हायरार्की थी और सोशल क्लासेस में डिवीज़न हो गया था सबका। और साथ ही साथ सारे लोग
पार्टी का जब सीन आता है, सारे लोग पार्टी में, सारे गेस्ट्स इंतज़ार कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर का, बट जब प्राइम मिनिस्टर आता है, तो किसी को कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। मतलब जितना वो इंतज़ार कर रहे थे, उसके बाद कोई इतनी अच्छी चेंजेज़ नहीं आए उसके पार्टी में आने के बाद। तो यहाँ से हमें शो होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंग्लैंड की डिक्लाइनिंग वैल्यूज़ को भी शो कराता है कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो जाने के बाद इंग्लैंड काफ़ी हद तक डिक्लाइन कर गया था। वो चीज़, वो ग्लोरी अब उसमें इतनी बाकी नहीं रही थी। आगे हमारे पास सिंबल आता है एयरप्लेन का। एयरप्लेन कब आता है? बहुत शुरू-शुरू के सीन में, जब क्लैरिसा फ्लावर शॉप में फ्लावर्स खरीद रही है, तो बाहर आते ही, बल्कि उसके हाँ, बाहर आते ही प्लेन जो है वो एक ऊपर से गुज़रता है। ठीक है? तो सारे लोग प्लेन की तरफ, जो पहले प्राइम मिनिस्टर की कार की तरफ मुतवज्जह थे, अब सारे के सारे प्लेन की तरफ मुतवज्जह हो गए हैं। तो जो प्लेन है वो क्या सिम्बलाइज़ करता है? इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर। ठीक है? जैसे ही प्लेन सबके ऊपर से गुज़रता है, तो एक तरह से साया करके गुज़रता है सारे लोगों के ऊपर। तो इसी तरह से जो इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर हैं, वो भी लोगों की ज़िंदगी के ऊपर साया कर चुके हैं। यानी कि वॉर तो ख़त्म हो गई, वॉर ख़त्म हुए हुए 5 साल गुज़र गए और फिर ये नॉवल उसके बाद का है। बट 5 साल गुज़र जाने के बावजूद ऐसा नहीं है कि उस वॉर के कोई इफ़ेक्ट्स लोगों के ऊपर नहीं है, वो मुसलसल हैं। वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं? वो सेप्टेमस की लाइफ़ पे हमें नज़र आते हैं कि सेप्टेमस की लाइफ़ कितनी तबाह हो चुकी है। वॉर गुज़रे 5 साल हो गए हैं, बट वो अभी तक बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाया। काफ़ी और भी लोग होंगे जिन्होंने अपने-अपने फैमिली मेंबर्स खोए उस वॉर के अंदर, तो उनको, वो लोग भी कभी सही नहीं हो पाए। उसके अलावा क्लैरिसा है, जिसने वॉर अपनी आँखों के सामने होती देखी है। उसने एक कार बैक फायरिंग की आवाज़ से भी वो इतना डर जाती है कि उसको लगता है कि पिस्टल की आवाज़ है। तो मतलब ये सारे इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर ही हैं। तो ये एयरप्लेन के थ्रू सिम्बलाइज़ किए गए हैं। और उसके अलावा जैसे ही हम देखते हैं कि प्लेन ऊपर से गुज़रा, तो तमाम तर लोग, वहाँ कोई अमीर था, गरीब था, बच्चा था, बूढ़ा था, जो भी था, वो सब प्लेन की तरफ मुतवज्जो हो गए। तो इससे ये चीज़ शो होती है कि इस सिंबल, यानी कि जो प्लेन का सिंबल है, उसने तमाम तर लोगों को लाइफ़ के डिफरेंट एरियाज़ में से, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ़ में से लेके अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया, और अपनी वजह से, मतलब प्लेन अपनी वजह से सबको साथ में ले आया। तो अब ये प्लेन क्या था? इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर। इसका मतलब है कि जब वॉर थी, तो पूरा इंग्लैंड एक तरह से यूनाइटेड हो गया था। सारे लोग एक पेज पे आ गए थे, एक तरफ जमा हो गए थे उस वॉर के अगेंस्ट। ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी दिखती है। उसके अलावा प्लेन देखते ही सब लोगों को अपने-अपने खौफ, अपनी-अपनी एंग्ज़ायटीज़ याद आ जाती हैं। तो ये चीज़ भी ये सिम्बलाइज़ करता है प्लेन। जैसे ही प्लेन आता है, तो सेप्टिमस की वाइफ़ कोशिश करती है कि सेप्टिमस इस प्लेन को ना देखे। क्यों ना देखे? क्योंकि वो अपनी फ़ियर्स में घुस जाएगा मज़ीद, अपनी एंग्ज़ायटीज़ में चला जाएगा, उनमें डीप चला जाएगा, और वही होता है। जब वो देखता है, उसको लगता है कि भई ये तो मेरे लिए कोई मैसेज आ गया, मेरे लिए स्पेशल कोडेड मैसेज आ गया। तो इस तरह से वो वॉर के टाइम्स में वापस चला जाता है अपनी थिंकिंग के थ्रू। ठीक है? और क्लैरिसा का भी यही है कि जैसे ही उसको कार बैक फायरिंग की भी इवन आवाज़ आती है, तो वो वॉर की सोच में चली जाती है। तो जो-जो प्लेन को देखता है, वो अपने-अपने फ़ियर्स में खो जाता है। तो यहाँ भी ये भी इसको सिम्बलाइज़ करता है। उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्लेन जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है काफ़ी, तो वो उस चीज़ को भी सिम्बलाइज़ करती है कि इंग्लैंड कितना मॉडर्नाइज़ हो रहा था, और इंग्लैंड में कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही थी, और लाइफ़स्टाइल किस हिसाब से मज़ीद चेंज होता चला जा रहा था। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है ट्रीज़ का। ट्रीज़ हमें पता है, एक कॉमन सी बात है कि वो होता है सिंबल ऑफ लाइफ़। तो यहाँ पे भी ट्रीज़ हमारे पास सिंबल ऑफ लाइफ़ है ऑब्वियसली। सेप्टिमस कहता है, जब वो पार्क में बैठा होता है, वो अचानक, मतलब अपनी किसी सोच में गुम होता है, और अचानक से वो कहता है, मेन मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज़। ठीक है? तो सेप्टिमस ये कहता है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली वो ट्रीज़ ना काटें, क्योंकि इससे एक नेचर का इम्बैलेंस हो जाता है। अब सेप्टिमस क्योंकि एक नेचर के खिलाफ जा चुका था। नेचर के खिलाफ कैसे गया था? कि उसने लोगों का कत्ल-ओ-गारत किया, ऑब्वियसली एज़ अ सोल्जर उसने लोगों को मारा। अब उसको पता लग गया था कि इंसान को कभी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। नेचर का एक बैलेंस होता है जिसको कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो कहता है, मैन मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज़, कि आदमियों को इस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। नेचर का बैलेंस है कि ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं। तो ये नेचर का बैलेंस ख़राब करने वाली बात है। क्योंकि वो सारे हॉरर्स ऑफ वॉर देख आया होता है। वो सारी परेशानियाँ और सारे उलझनों से गुज़र रहा होता है। तो वो इसीलिए कहता है कि ये नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इस ट्रीज़ वाली बात में देखें, क्लैरिसा की तरफ से, तो वो क्या है कि ट्रीज़ ऑलवेज़ रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस, कि ट्रीज़ जो है वो हमेशा एक जगह पे जुड़े रहते हैं। अब ट्री एक जगह पे अगर ग्रो हो रहा है, तो जब वो प्लांट था, जब वो छोटा-सा था, बड़ा प्लांट बन गया, फिर वो ट्री बन गया, फिर वो बड़ा ट्री बन गया, तो वो जो कुछ भी बन गया, उसकी प्लेस चेंज नहीं हुई। उसी तरह क्लैरिसा की लाइफ़ भी स्टेशनरी हो गई है आफ्टर मैरिज। जैसा कि पीटर ने कहा था कि वो मैरिज के बाद एक परफेक्ट होस्टेस ही बनेगी, तो बस वो वही बनी है। उसने अपने कोई ड्रीम्स, कोई गोल्स, कोई एम्स, किसी चीज़ को परस्यू नहीं किया अपनी मैरिड लाइफ़ के अंदर। तो इट शोज़ कि क्लैरिसा की लाइफ़ जो है वो काफ़ी स्टेशनरी हो गई है, काफ़ी, आप कह सकते हैं, ठहराव का शिकार है, कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठहराव है एक तरह से।
तो यहाँ जो क्लैरिसा की लाइफ है वो इस तरह से एक ट्री की लाइफ के पैरेलल है, आप कह सकते हैं। और जिस तरह से एक ट्री होता है, अगर हम ट्री की ट्रंक को काटें और ट्रंक को हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि उस ट्रंक के अंदर जितने रिंग्स होते हैं, उतनी उस ट्री की लाइफ होती है। यानी कि हर साल उसके अंदर एक एडिशनल रिंग ऐड हो जाता है, जिससे हम उस ट्री की ट्रंक के अंदर रिंग्स को काउंट करते हुए उसकी एज का पता लगा सकते हैं। सिमिलरली क्लैरिसा की लाइफ के अंदर भी हर वक्त न्यू रिंग्स ऐड होते हैं। न्यू रिंग्स क्या होते हैं? न्यू रिंग्स ऑफ मेमोरीज उसके अंदर ऐड होते चले जाते हैं, लेकिन पुराने रिंग्स भी वहीं रहते हैं। जैसे कि ट्री की ट्रंक में पुराने रिंग्स भी वही रहते हैं और न्यू रिंग ऐड होता चला जाता है, उसी तरह से क्लैरिसा की लाइफ में भी पुराने रिंग्स ऑफ मेमोरीज वही हैं और न्यू रिंग्स ऐड अप होते जा रहे हैं हमेशा। और क्लैरिसा जो है वो उन्हीं रिंग्स के बीच कहीं खो के रह जाती है, उन्हीं मेमोरीज के बीच कहीं खो के रह जाती है। ये हो गया सेप्टिमस और क्लैरिसा का पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रीज रिप्रेजेंट अ मिस्टीरियस फेमिनिन पावर, कि ये एक तरह से कोई फीमेल फेमिनिन पावर है जो रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यों? क्योंकि वो एक जब पार्क में, जब रीजेंट पार्क में पीटर जाता है, वहां जाके वो सो जाता है, तो सोने के बाद उसको एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब के अंदर वो देखता है कि एक कोई फीमेल पावर है, पावरफुल फीमेल है, एक वुमन है जो कि उसके ट्रीज इर्द गिर्द है और वो ट्री की कोई पावर उसमें आ गई है, तो इसीलिए मिस्टीरियस फेमिनिन पावर जो है वो ट्रीज उसको लगती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं पॉकेट नाइफ एंड वेपन्स। पॉकेट नाइफ ये होती है जिसकी पिक्चर मैंने साथ में एक छोटी सी लगाई हुई है। मतलब ये एक ऐसी नाइफ है जो फोल्डेबल है, आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। तो जो पीटर है उसकी जेब में हमेशा एक पॉकेट नाइफ रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि ऑब्वियसली उसको शायद उससे खेलने की भी आदत है, क्योंकि थ्रू आउट द नॉवल हम ये देखते हैं कि जब भी वो फ्री होता है, जब भी उसको होता है कि वो अपनी पॉकेट से एक पॉकेट नाइफ निकालता है और वो उसको खोलता है बंद करता है, खोलता है बंद करता है, या कभी वो उसको घुमाता रहता है अपने हाथों में। तो मतलब एक तरह से प्लेइंग टाइप सी एक्टिविटी वो उसके साथ करता रहता है। और पीटर जो है जब वो क्लैरिसा से मिलने, पार्टी से पहले जब वो सुबह क्लैरिसा के घर जाता है उससे मिलने, तो भी उसके हाथ में पॉकेट नाइफ रहती है जिससे वो खेलता रहता है। पार्टी के दौरान भी उसकी जेब में पॉकेट नाइफ रहती है। तो पॉकेट नाइफ उसके पास थ्रू आउट द नॉवल है। तो ये शो करती है पॉकेट नाइफ इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस, कि पीटर की जो है वो इतना डिसाइसिव नहीं है, उसकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है डिसीजंस लेने में। हम देखते हैं कि जब वो आता है उसके घर, क्लैरिसा के घर सुबह के टाइम पे, तो वो वहाँ पे सोचता है कि भाई क्लैरिसा के सामने कोई पास्ट की बात ना की जाए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कर बैठता है। फिर वो सोचता है कि मैंने क्लैरिसा के सामने रोना नहीं है, लेकिन फिर भी वो रो बैठता है। फिर बाद में वो अपने आप को कोसता है, जब वो बाहर चला जाता है इसके घर से वापस, तो अपने आप को कोसता है कि मैं उसके सामने क्यों रोया हूँ, मुझे नहीं रोना चाहिए था। उसके सामने अपने आप को क्रिटिसाइज करता है। साथ ही साथ वो अपने आप को इसलिए भी क्रिटिसाइज करता है कि मुझे जॉब के सिलसिले में रिचर्ड से हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं लेना चाहता लेकिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना कोई अच्छा, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। सही है, तो मतलब वो इनडिसाइजिव है, और ये जो है उसकी इनडिसाइजिव नेचर शो कराती है पीटर की हर वक्त पॉकेट नाइफ से खेलते रहना। जैसे वो हर वक्त पॉकेट नाइफ से खेलता रहता है, तो ये उसकी इनडिसाइजिव नेचर है, शो कराती है। साथ ही साथ ये जो पॉकेट नाइफ या कोई भी वेपन, एक दो और वेपन का जिक्र है इसके अंदर, तो वो मैं बताऊंगी अभी। पॉकेट नाइफ या कोई भी वेपन शो कराता है डिफेंसिवनेस को, कि पीटर जब क्लैरिसा से मिलने के लिए जाता है तो उसके पास अपनी पॉकेट नाइफ है जो कि हाथ में है। तो इट मीन्स वो वहां पर डिफेंसिव मोड में चला जाता है, वो खुद को डिफेंड करने के काबिल है। ठीक है, खुद को डिफेंड करने के काबिल है, कि उसके खिलाफ कोई कुछ बोले तो वो खुद को डिफेंड करने के काबिल है, क्योंकि उसके पास एक वेपन है। ठीक है, वेपन एक तरह से हमारे लिए एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी होता है। हम समझते हैं कि हम खुद को इजीली डिफेंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव अ वेपन इन अवर हैंड। ठीक है, तो सिमिलरली जब वो क्लैरिसा से मिलने गया है, उसके पास है पॉकेट नाइफ, और जब वो क्लैरिसा के पास पहुंचा है तो क्लैरिसा के हाथ में है सिजर्स, क्योंकि क्लैरिसा अपने ड्रेस को उस वक्त ठीक कर रही होती है, तो उसके हाथ में सिजर्स होती हैं। तो क्लैरिसा के अंदर भी वही डिफेंसिव फीलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वेपन्स जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं डिफेंसिवनेस को। लेकिन सेप्टिमस जब वो अपने आप को विंडो से नीचे फेंकने के बारे में सोच लेता है, डिसाइड कर लेता है, तो उसके हाथ में या उसके आसपास कोई वेपन्स नहीं होते। इसीलिए उसके पास खुद को डिफेंड करने का कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं होता। इसके बरक्स जब वो वर्ल्ड वॉर में गया होता है तो ऑब्वियसली उसके पास तब बहुत सारे वेपन्स होते हैं और उसने उन वेपन्स का काफ़ी गलत इस्तेमाल किया होता है। इसीलिए अब वो अपने पास कोई वेपन नहीं रख रहा, और इसीलिए अब वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा, और उसने अपने आप को खत्म करने यानी सुसाइड का फैसला कर लिया होता है। लास्ट सिंबल की तरफ चलते हैं जो कि है ओल्ड वुमन इन द विंडो। अच्छा, अब ये ओल्ड वुमन क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि क्लैरिसा के घर के जो टेरेस है जहाँ पे क्लैरिसा अक्सर जाके खड़ी होती है, और नॉवल के एंड में भी जब वो पार्टी से थोड़ी देर के लिए बाहर प्राइवेट जाना चाहती है तो वो उस टेरेस में चली जाती है, तो टेरेस के सामने एक ओल्ड वुमन का
घर होता है जहाँ पे उसकी विंडो लगती होती है। तो वो ओल्ड वुमन भी अक्सर अपनी विंडो में आके खड़ी रहती है उसी तरह ही। तो जब नॉवल एंड होता है, जब 3 एएम, जब बिग बेन स्ट्राइक करती है 3 एएम और क्लैरिसा अपने टेरेस में खड़ी होती है, तो वो देखती है कि वो ओल्ड वुमन सोने जा रही है और लाइट्स वगैरह ऑफ करी है। तो इट मीन्स कि वो ओल्ड वुमन उसके सामने वाले घर में ही है और क्लैरिसा उसको ऑब्जर्व करती रहती है अक्सर ही। तो यहाँ पे जो ओल्ड वुमन विंडो में खड़ी हुई है वो सिंबलाइज करती है लोनलीनेस ऑफ ह्यूमन सोल, यानी कि हम जितने भी लोगों से घिरे हुए हों बट हमारी सोल हमेशा लोनली ही रहती है। जैसे कि पार्टी में क्लैरिसा के पास बहुत सारे लोग थे जिनसे वो बातें कर सकती थी, जिनसे वो सोशलाइज कर सकती थी जिनके साथ, बट वो स्टिल अपनी टेरेस में अकेली आ गई है। तो जो ओल्ड वुमन है सामने वो भी अकेली आके खड़ी हुई है, तो ये सिंबलाइज कर रहा है लोनलीनेस ऑफ ह्यूमन सोल। क्लैरिसा जो है वो उस ओल्ड वुमन के अंदर अपना कहीं न कहीं फ्यूचर देखती है। वो देखती है कि वो बूढ़ी हो गई है, उसके पास कोई बातचीत करने को नहीं है, वो अकेली विंडो में खड़ी है और क्लैरिसा तो अभी से टेरेस में खड़ी है, तो उसको दिखता है कि आगे मैं भी इस ओल्ड वुमन की तरह ही होने वाली हूँ, सेम टू सेम। और सेप्टिमस भी जब अपने आप को विंडो से बाहर फेंकने का इरादा पक्का कर चुका होता है, तो वो देखता है नीचे कि एक ओल्ड मैन जा रहा है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है। वो देखते हैं कि स्टेयरकेस से ऊपर एक ओल्ड मैन चढ़ रहा है, तो ये ओल्ड मैन इसी ओल्ड वुमन के साथ सिमिलैरिटी रखता है। मतलब जो ओल्ड वुमन दिखती है क्लैरिसा को, जो ओल्ड मैन दिखता है सेप्टिमस को, दोनों में एक तरह से एक सिमिलैरिटी है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ओल्ड सोल्स हैं, वो सिम्बलाइज़ कर रही होती हैं प्राइवेसी ऑफ ह्यूमन नेचर या लोनलीनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है? तो क्लैरिसा जो है वो उस ओल्ड वुमन को देख के ये बात समझ चुकी होती है कि मेरा फ्यूचर इसकी तरह ही होने वाला है, जबकि सेप्टिमस वो देख के नहीं समझ पाता। सेप्टिमस को अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा ग्लूमी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नज़र आ रहा है, इसीलिए वो समझ नहीं पाता कि उसको क्या करना चाहिए और वो खुद को अपना एंड करने का फैसला कर लेता है। तो इस तरह हमें नज़र आता है कि क्लैरिसा और सेप्टिमस के कहीं न कहीं सेम पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं अबाउट प्राइवेसी एंड लोनलीनेस। क्लैरिसा जो है वो टेरेस में अलग खड़ी रहती है, लेकिन सेप्टिमस जो है उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो अपने आप को एस्केप देने के लिए इस दुनिया से ख़त्म कर लेता है। आई होप आप लोगों को सारे सिंबल्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं मेरी वीडियोस के दौरान, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उन सब का जवाब दूँ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।